मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा आज आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ। इस्माइल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जल के बारे में पढ़ा था, जल के वितरण को समझा था और जल चक्र को समझा था। आज के इस वीडियो में हम महासागरीय परिसंचरण को समझेंगे। बच्चों, आपने कई बार टीवी में भी देखा होगा या आप कभी समुद्री इलाके में गए होंगे जहाँ आपने समुद्र तट की सैर की होगी, तो आपने देखा होगा कि जो समुद्र का जो पानी होता है उसमें कुछ हलचल आपको दिखाई देती है, यानी उसमें एक तरंगे सी उठती हैं। ये जो तरंगे सी उठती हैं इसी को हम बोलते हैं महासागरीय परिसंचरण। इसके विपरीत जो झील और तालाब का जल होता है वो शांत होता है, उसके अंदर किसी प्रकार की गति नहीं होती, जबकि जो समुद्री जल होता है उसके अंदर कई प्रकार की गतियां होती हैं, जैसे कि तरंगे उठती हैं, ज्वार भाटा आता है और धाराएं बहती हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों, तरंगे क्या होती हैं? आपने देखा होगा कि जो समुद्री सतह होती है, जल होता है, उसके ऊपर जो हवा बहती है उसकी वजह से जो समुद्र की सतह का पानी होता है उसके अंदर कुछ हलचल होती है और पानी लहरों के रूप में तरंगित होता हुआ दिखाई देता है, उसी को हम बोलते हैं तरंगे। ये जो तरंगे होती हैं ये हवा के चलने के कारण उत्पन्न होती हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है, यानी कि हवा जितनी तेज होगी तरंगे भी उतनी ही तीव्र और तेज उठेंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महासागरीय सतह पर जल का लगातार उठना और गिरना ही तरंग कहलाता है। देखिए, आपको इस चित्र में जल इस तरीके से उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यही तरंगे कहलाती हैं। बच्चों, जब तरंगे एक सामान्य गति की होती हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, परंतु जब तरंगे बहुत अधिक तेज आती हैं तो वो एक विनाश का कारण भी हो सकती हैं। जब ये तूफान में तेज वायु चलने पर ऐसी जो विशाल तरंगे होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण बहुत अधिक विनाश होता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है, यानी कि जल जो है वो इधर से उधर बहुत अधिक हो जाता है और जो तरंगे उठती हैं वो 15 मीटर ऊंचाई तक की हो सकती हैं। इस तरह की जो बड़ी और विशाल तरंगे होती हैं उन्हीं को हम सुनामी कहते हैं। जो सुनामी होती है उसके कारण बहुत अधिक नुकसान होता है और इसके अंतर्गत बहुत तेज गति से हवा चलती है। ये जो हवा होती है ये 700-800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती है। बच्चों, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोत का मतलब होता है जो जहाज चलते हैं उनको भी नुकसान होता है और जहाँ पर जहाज रुकते हैं, जिन स्थानों पर जो बंदरगाह होते हैं जहाँ पर जहाज रुकते हैं उनका वो भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें सुनामी कहा जाता है। बच्चों, 2004 में जो सुनामी आई थी वो बहुत अधिक भयानक थी या बहुत अधिक विशाल थी, इसकी वजह से बहुत अधिक नुकसान हुआ था। और उस समय क्या हुआ था कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों तथा पोताश्रय तरंगों के कारण बहुत अधिक विनाश हुआ था। जो भारतीय प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसमें बहुत सारी प्लेट्स पाई जाती हैं और ये जो प्लेटें होती हैं इनमें धीरे धीरे गति होती रहती है। तो जो भारतीय प्लेट थी उस समय वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, जिसके कारण जो एंजियोजेनिक या अंतर्जनित बल उत्पन्न हुए थे उसके कारण भूकंप आया था और ये भूकंप इतना तेज था कि इसके फलस्वरूप बहुत अधिक समुद्री पानी में तरंगे उत्पन्न हुई, बहुत विशाल तरंगे उत्पन्न हुई और इसी को सुनामी कहा गया। यह जो तूफान था इसमें 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, इसके फलस्वरूप बहुत से हिंद महासागर के कुछ द्वीप जो हैं वो पूरी तरह से डूब गए थे और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था, वो पूरी तरह से इस सुनामी के बाद डूब गया था। बच्चों, भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, फिर भी जो सुनामी आती है उसके लिए संकेत जो है वो लगभग 3 घंटे पहले से मिलना शुरू हो जाते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की कई प्रणालियां विकसित हैं, लेकिन हिंद महासागर में प्राथमिक चेतावनी देने की किसी भी प्रकार की प्रणाली का कोई विकास नहीं हुआ है।
हालांकि हिंद महासागर में प्रशांत महासागर की तुलना में भूकंप बहुत कम आते हैं। यहाँ देखिए तमिलनाडु के तट पर आपको सुनामी के द्वारा जो विनाश हुआ था वो दिखाई दे रहा है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई वर्षों में बहुत अधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की बहुत अधिक क्षति हुई थी। सुनामी आने का जो प्रथम संकेत होता है वो होता है कि तटीय क्षेत्र के जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। उसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई थी। लोगों ने उसे एक अचंभे दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा लगा कि ये कैसी घटना हो रही है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस वजह से जो लोग उस घटना को देख रहे थे उनकी मृत्यु का कारण ये सुनामी बनी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपने तरंगों के बारे में जाना और बहुत अधिक तीव्र तरंगे जिन्हें हम सुनामी कहते हैं उनके बारे में जाना और समझा। आप इस वीडियो को देखें और अपने अनुभव मुझे बताएं। थैंक यू।